मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके ओके ओके। मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना? हाँ, दिख तो रही है आपकी स्क्रीन मेरे को। थोड़ा जूम हम खुद करके देख लेंगे। दिख रही है गवर्नमेंट रेगुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड हाँ समझा रहे हो आप क्या? हाँ, वही वही, ओके, हाँ समझ। वही। गवर्नमेंट रेगुलेशंस पे मैं हूँ, हाँ। ओके सो आई विल स्टार्ट। ओके, गवर्नमेंट रेगुलेशंस तो बेसिकली ये फैक्टर भी आपको देखना पड़ेगा कि सम क्लॉजेस ऑफ अ लॉ में डिफर एज पर द साइज ऑफ द फर्म एंड द टाइप ऑफ ओनरशिप। मतलब बेसिकली अगर कोई पुलिस रिकॉर्ड में है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है, अगर कोई ऐसा आदमी बिजनेस चालू करना चाहे तो उसपे बहुत लीगल एंटिटीज से गुजरना पड़ेगा उसे। बिकॉज ऐसे आदमी पे मतलब अगर भरोसा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें धोखा दे के भाग जाए और पैसा लेके भी भाग जाए। सो बेसिकली गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी हैं, आपको देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपका लैंड बहुत बड़ा है बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को आपका आइडिया सुनाना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट को प्रॉफिटेबल लगा तो वो आपको लैंड देंगे। वरना फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका आइडिया रिजेक्ट कर दे, कि उन्हें उन्हें लगेगा कि मैं इससे भी बेहतर आइडियाज अगर आपके पास हो तो मैं आपको ये लैंड देने के लिए तैयार हूँ, वरना फिर आप ये लैंड नहीं ले पाएंगे। सो ये भी एक फैक्टर है। फिर स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। एन ओनर विल फर्स्ट सी फॉर स्टेबिलिटी इन द बिजनेस। तो बेसिकली एक बिजनेसमैन होगा तो वो पहले स्टेबिलिटी पे फोकस करेगा उसके बिजनेस की। बेसिकली अगर प्रॉफिट्स एंड लॉस तो चाहे खैर बिजनेस का पार्ट ही है, लेकिन बिजनेस बंद ना हो जाए, ये उसका ये उसको देखना है। स्टेबल स्टेबल रहना बेसिकली, हाँ, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि क्रिकेट में अभी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसमें विराट कोहली ने जो किया ये वैसा ही है। विराट कोहली ने आखिर तक मैच को ले गया, शॉट्स भी मारे, ग्रोथ भी किया बिजनेस का, मतलब फॉर एग्जांपल ग्रोथ भी किया स्कोर बोर्ड का, और एक साथ साथ ग्रोथ स्कोर बोर्ड चलाते भी गए स्लोली एंड स्टेडीली भी गए, और शॉट्स भी मारे। तो बेसिकली एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं। बस आउट नहीं होना है दैट इज द ओनली थिंग। स्टेबिलिटी होनी चाहिए और कंटिन्यूटी। स्टेबल रहिए, पिच पे बैठे रहिए, पिच पे एकदम तैनात रहिए और खेलते रहिए, कंटिन्यूटी। बस इतना ही है इसमें। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट, बेसिकली के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जो उन्हें अचीव करने होते हैं। तो बेसिकली उसके तीन टाइप्स हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरे होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरे होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सो फर्स्टली है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? तो एक है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये बोल सकते हैं उनका मेन मोटो रहता है कि हाँ, कस्टमर सेटिस्फाइड है, कस्टमर खुश है तो हम भी खुश है, बिकॉज कस्टमर्स अगर होंगे तो हम होंगे। तो बेसिकली ये हर एक कंपनी का रूल होता है कि कस्टमर्स आर गॉड, ट्रीट देम लाइक गॉड, दे आर किंग, ओबे देयर इंस्ट्रक्शंस, गिव देम गुड सर्विसेज, गुड प्रोडक्ट्स। सो ये सब होता है। बेसिकली कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, खुश होगा तो हमारे पास से प्रोडक्ट्स खरीदेगा। तो ये उनका मेन मोटो होता है। फिर है सेकंड, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इन ऑर्गेनाइजेशन। ये वही है ऊपर जो मैंने कहा, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। सो स्टेबल रहना और ग्रोथ भी करते रहना, टिक के खेलना बेसिकली। और फिर थर्ड है इम्प्रूविंग गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये पॉइंट थोड़ा हार्ड था, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा समझने में, लेकिन मैं समझ गया। बेसिकली गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट associated with the purchase of one company by another. गुडविल So का बताऊं क्या? हाँ, गुडविल का क्या होता है? गुडविल क्या होती है एक्चुअली, बताऊं क्या? हाँ आप बता सकते हैं, आप बताना गुडविल चाहे तो। गुडविल देखो, गुडविल वो होता है कि देखो, ये नॉन प्रॉफिट और प्रॉफिट के हिसाब दो टाइप की होती है, ठीक है। जैसे कि नॉन प्रॉफिट जो भी सोसाइटी के लिए जो काम कर, नहीं, दो टाइप की नहीं होती, एक ही टाइप की होती है गुडविल। जो रहती है नॉन प्रॉफिट रहती है, मतलब जो भी अपन सोसाइटी के लिए काम करते हैं ना, वो अपनी गुडविल, मतलब उसमें अपन कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं होता है, वो अपनी सोसाइटी के लिए करते हैं, सोसाइटी वर्क के लिए, तो वो अपनी गुडविल कहलाएगी। जो नॉन, दो प्रकार की रहती है, नॉन प्रॉफिट और प्रॉफिट। प्रॉफिट जो अपन बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो अपनी क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, फर्स्ट प्रॉफिट में आ जाएगी। और नॉन प्रॉफिट में वो गुडविल आएगी अपनी, जो अपन क्या बोलते हैं, जो भी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं,
जो भी अभी जैसे कि कोरोना के टाइम में जो सिलेंडर वगैरह का जो कंट्रीब्यूशन लेकर ऑक्सीजन के सिलेंडर का कंट्रीब्यूशन करे थे, तो ये नॉन प्रॉफिट गुडविल में जाएगा, ये होती गुडविल अपनी एक्चुअली में। एग्जाम्पल ये समझाई थी मैंने। हाँ, एग्जाम्पल्स और भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक कंपनी है, उसके वैल्यू ऑफ द कंपनीज ब्रांड नेम। अब जैसे कि एप्पल है, सो बेसिकली लोग एप्पल इतना क्यों खरीदते थे, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू है। मतलब अगर आपके पास एप्पल फोन होगा तो आप लोगों को दिखा सकते हैं, बेसिकली इमेज अपनी बढ़ जाएगी कि हाँ देखो मैं एप्पल यूज कर रहा हूँ। और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कंपनी का, मैं रोलेक्स। रोलेक्स वॉचेस, तो बेसिकली रोलेक्स वॉचेस और नॉर्मल वॉचेस में मतलब कोई उतना जमीन आसमान का फर्क नहीं है। उसमें भी टाइम सेम होता है, इसमें भी टाइम सेम होता है, लेकिन रोलेक्स वॉचेस लोग इसलिए खरीदते हैं ताकि स्टेटस बढ़ जाए उनका कि हाँ मैं रोलेक्स यूज कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये गुडविल है कंपनी के लिए। फिर एक सेकंड बार एग्जांपल। गूगल में जाके डालो गुडविल इन, ऐसे डालो गुडविल इन अकाउंट, तो उसमें बहुत अच्छा डिफाइन कर रहा छोटे से हाँ में। वही है, मैं उसमें वही समझा रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे नोटबुक में। बेसिकली हम्म, एग्जाम्पल में ऐसा ले सकते हैं, गुडविल एक तरह का गुड लक होता है कंपनी के लिए। तो ये सब एग्जाम्पल है, जैसे कि वैल्यू ऑफ अ ब्रांड्स नेम, वैल्यू ऑफ द कंपनीज ब्रांड नेम। फिर कस्टमर रिलेशंस, अगर आप कस्टमर्स के साथ रिलेशन अच्छा रखेंगे तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। बेसिकली गुड लक है अगर आप कस्टमर के साथ अच्छे मतलब से जो पेश आएंगे। बताऊं हाँ। एक्चुअली जो गुडविल है वो कैलकुलेट करता है परचेज प्राइस ऑफ कंपनी का, नहीं, मैं जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल में मैं देखा जाए बताना तो। चाहूंगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब आप उसे मेजर नहीं कर सकते, आप उसे समझ नहीं सकते। लेकिन गुडविल एक एसेट है कंपनी के लिए, मतलब वो फायदेमंद है कंपनी के लिए। तो देखिए इसमें कस्टमर इनविजिबल रिलेशन होता है। है ना गुडविल? हाँ। इनटेंजिबल। गुडविल इनविजिबल होता है ना? हाँ, इंटेंजिबल एसेट है, मतलब हम उसे समझ नहीं सकते, इनविजिबल इट कैन नहीं, नॉट बी डिस्क्राइब्ड। इनविजिबल नहीं दीदी, इंटेंजिबल बोल रहे हैं। हाँ, मतलब हाँ, विच इज हार्ड टू एक्सप्लेन और विच इज हार्ड टू अंडरस्टैंड और हार्ड टू मेजर। तो बेसिकली इसमें कंपनी का ब्रांड नेम हो सकता है, कस्टमर रिलेशंस हो सकता है, सॉलिड कस्टमर बेस हो सकता है, गुड एम्प्लॉय रिलेशंस, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। ये सारी चीजें गुडविल में ही आती है। और ये सारी चीजें डिपिक्ट करती है कि हाँ, अगर ये सारी चीजें कंपनी के पास है तो कंपनी का गुडविल बढ़ता बढ़ता है। बेसिकली ये पॉइंट यही है, इंप्रूविंग गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गुड लक को बढ़ाना, ये गुडविल एक तरह का गुड लक भी बोल सकते हैं आप कि हाँ ये मेरे लिए लकी है, ये कंपनी के लिए लकी है। जैसे कि कंपनी का नेम, ब्रांड नेम। तो एप्पल का मैंने एग्जांपल लिया वैसे। फिर हाँ आगे अच्छा। हाँ वही है, मैंने सर्च करके ही रखा था, मुझे लगा ही था कि ये क्वेश्चन आएगा इसलिए। गुडविल गुडविल मतलब मुझे लगता है अच्छी इमेज ना, हाँ ऑर्गेनाइजेशन इमेज, की हाँ अच्छी वैसे इमेज। ही, हाँ इमेज बोल सकते हैं। फिर कस्टमर रिलेशन है, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना। फिर सॉलिड कस्टमर बेस, बेसिकली कस्टम आपका बेस जो होगा कंपनी का, अगर वो सॉलिड कस्टमर बेस होगा ना तो कस्टमर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो कस्टमर आपके वहां मतलब से ये गुड्स एंड प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो हाँ। जैसे कि आप बोले गुडविल की बात कर रहे हैं इंटेंजिबल एसेट से, तो इंटेंजिबल एसेट में अपन क्या लेंगे? जैसे कि मैं फॉर्मेट की बात कर रही हूँ गुडविल की, तो क्या लेंगे? जैसे कि लेबर वर्कर्स क्या आएंगे इसके अंदर, ये पूछ रही हूँ हेलो मैं। हेलो। हाँ। गुडविल मीन्स है ना, मतलब वन टाइप ऑफ, मतलब कुछ भी जैसे कि अभी एप्पल बोला तो एप्पल का कैसे कि एक लोगो है, उसे ही गुडविल बोलते हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर अभी दूसरा कौन सा है अपना, ओप्पो का, तो रोलेक्स, ओप्पो रोलेक्स का तो वॉचेस। हाँ, तो उसका भी कैसे मतलब कुछ आता रहेगा पर्टिकुलर लोगो, हाँ उसको गुडविल बेसिकली बोलते हैं। बेसिकली गुडविल एक तरह का ऐसा भी बोल सकते हैं कि गुडविल में ब्रांड, कंपनी का ब्रांड वैल्यू आता है। तो देखिए एप्पल का जो सिंबल है, बेसिकली जितने भी एप्पल यूजर्स है हाँ, वो सिंबल वो उसे ही मिरर के गुडविल सामने बोलते हैं। सेल्फी क्यों खींचते हैं? मिरर के सामने, मतलब जो मिरर सेल्फी बोलते हैं ना, वो क्यों खींचते हैं? वो अपना खुद का बॉडी पर्सनैलिटी या फिर वो कैसे दिखते हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट है ही नहीं। वो इसलिए कि वो मोबाइल दिखाते हैं कि हाँ देखो मेरे पास एप्पल का फोन है। लोगो बताते हैं पब्लिसिटी एप्पल के का। लिए, बेसिकली हाँ, इमेज बढ़ाने के तो लिए, हाँ। कई बार कोई कवर भी लगा लेते हैं नॉर्मली हाँ एप्पल लेकिन का। वो एप्पल का सिंबल रखते हैं क्यों? ताकि लोगों को समझ में आए, हाँ मेरे पास एप्पल है बोल के, मतलब इमेज बढ़ाता है बेसिकली ये चीज। हाँ, नहीं हाँ। मैं ये बोल रही हूँ आपको कि प्रैक्टिकल में अपन क्वेश्चन करेंगे, तो इंटेंजिबल एसेट्स में क्या लेंगे? जैसे लेबर वर्कर्स ये सब जो लेते हैं, तो वो पूछ रही हूँ, क्या लेंगे इसमें? उसमें कंपनी का नाम आ सकता है, कोई भी ऐसा बड़ा वाला कंपनी, तो उसका नाम आ सकता है। उसमें वर्कर्स वो नहीं आता, वो टेंजिबल रहता है, इंटेंजिबल नहीं आता। ये कौन बोल रहा है ऐसा? कविता ऐसा पूजारी। नहीं होता ना। अच्छा चलो आप कंटिन्यू करो, इसको अकाउंट के इसमें डिस्कस करेंगे। हाँ बाकी गुडविल यही है, मतलब एक तरह का गुड लक है।
ये हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये कंपनी के लिए अच्छी बात होती है वैसे। अब आगे है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट है सप्लाई क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली पहले इंडिया में ऐसा होता था कि लोग ज्यादातर क्वांटिटी पे फोकस करते थे, क्वालिटी क्या थी ये लोगों को उससे कोई मतलब नहीं था। अगर मतलब 1 रुपए में 2 चॉकलेट आई हुई तो लोग वो खरीदेंगे, ऐसा नहीं कि उसकी क्वालिटी देखे वो कैसी है, चॉकलेट अच्छी है कि बुरी बुरी है, ये सब नहीं देखते थे पहले। मतलब 1 रुपए में 2 चॉकलेट तो हम तो ले ही लेते थे, मतलब छोटे बच्चे थे जब जब की बात है। बेसिकली सप्लाई, अब ऐसा ऑब्जेक्टिव आ गया है सोशल ऑब्जेक्टिव कि सप्लाई क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो अब बेसिकली लोग ज्यादातर क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर आप एक बार खर्चा करेंगे तो ठीक है, लेकिन एक बार अच्छा खर्चा करें, मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट ले। बेसिकली आप हर बार कपड़े लेने जा फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े लेने जाते हो तो आप रोज रोज तो कपड़े लेंगे लेंगे नहीं। तो बेसिकली अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एक अच्छे ब्रांड का कपड़ा लीजिए, ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रीट शॉप से या तो फिर कोई भी एरे गैरे से भी कपड़े ले लिया, ऐसा मत कीजिए। बेसिकली अच्छा क्वालिटी देखिए उसकी प्रोडक्ट की और फिर खरीदिए। और सेम सर्विसेज में भी तो क्वालिटी सर्विसेज लीजिए। फिर सेकंड है फॉलो बिजनेस एथिक्स इन द बिजनेस प्रोसेस। बेसिकली कोई गलत बिजनेस नहीं होना चाहिए हमारा। जैसे कि बोल सकते हैं ना इसमें एग्जांपल थोड़ा फनी है, सीआईडी जैसा है एग्जांपल है। तो सीआईडी वाले किसके पीछे पड़ते थे? जो रॉन्ग बिजनेस करते थे, ड्रग्स का बिजनेस, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग वगैरह। तो ये सब ये बिजनेस एथिक्स है एक तरह के। और बेसिकली सारे लॉस भी फॉलो होने चाहिए बिजनेस में। मतलब कोई ऐसा लॉ है जैसे कि सीएसआर लॉ है, आपने सुना ही होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी भी कुछ कुछ कंपनीज ऐसी है जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती है, लेकिन वो सीएसआर नहीं करती है। उनको ऐसा है कि हम ऐसा क्यों करें, हम अपना प्रॉफिट किसी के साथ क्यों शेयर करें। तो ये ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, बिजनेस एथिक्स होने चाहिए बिजनेस प्रोसेस में। फिर है अपलिफ्टमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड पीपल थ्रू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जितने भी अंडर डेवलप्ड लोग हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको अपलिफ्ट करना, उनको अपॉर्चुनिटीज देना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू। कि हाँ हम आपको स्किल्स देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे और आपको जॉब भी देंगे, तो आप हमारी कंपनी में ज्वाइन हो जाइए, हम आपको काम देंगे वगैरह। फिर कह सकते हैं टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ऊपर के जैसा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऐसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। ज्यादातर ब्रांचेस खोल सकते हैं ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले ऐसे जगहों पे। लैंड मतलब बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो जैसा बिजनेस होगा ना, वो हम विलेज के आसपास एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्योंकि विलेज में हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप हर मतलब पूरे साल काम करो। बेसिकली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है विलेज में। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब विलेजेस में बेसिकली ज्यादातर फार्मर्स होते हैं। अब फार्मर्स फार्मिंग पूरे साल तो नहीं कर सकते ना, जब बारिश होगी तभी फार्मिंग कर पाएंगे वो। तो बाकी के महीने तो वो बेकार ही बैठे रहेंगे। तो उससे अच्छा है हम वहाँ पे अगर बिजनेस एस्टेब्लिश करें तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उतने टाइम का। तो उनके सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ जाएंगे, उनका मतलब ऐसा बोल सकते हैं, उनको उनको दोनों तरफ से इनकम मिलेंगे, तो उनका डेवलपमेंट भी होगा, अपलिफ्टमेंट होगा। फिर ई है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेसिकली एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को ध्यान में रख के आप बिजनेस एस्टेब्लिश करें। अगर आप बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं शहर में, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पॉल्यूशन लेवल हमारा कम हो, बेसिकली वेस्टेज कम हो, नेचुरल रिसोर्सेज एक अच्छे से अच्छे यूज हो सके वाइसली और जुडिशियसली। मतलब अगर जैसे कि नोटबुक में मैं फॉर एग्जांपल बुक्स पब्लिश करता हूँ, बुक्स बनाता हूँ, तो मुझे ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मैंने एक पेड़ काटा है तो मैं कहीं पे एक पेड़ उगा सकूं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकूं। वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो एनवायरनमेंट बचेगा नहीं और नेचुरल रिसोर्सेज आगे मिलेंगे नहीं लोगों को। बेसिकली रॉ मटेरियल्स, प्राइमरी इंडस्ट्री पूरी ठप हो जाएगी इसकी वजह से। बेसिकली ध्यान में रखना चाहिए कि एनवायरनमेंट कंजर्व हो सके और नेचुरल रिसोर्सेज सबको बराबर मिले और अच्छे से यूज हो वो। फिर तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये खुद के ऑब्जेक्टिव्स है, बेसिकली हम क्या चाहते हैं। तो हम इतना चाहते हैं कि यार अगर हम अच्छे से काम करें तो हमें फेयर रिटर्न्स मिले। ऐसा नहीं कि हम 8 घंटे काम करें, हमारा कलीग भी 8 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उसको 10,000 मिल रहे, मेरे को 8,000 मिल रहे। ये फेयर रिटर्न्स नहीं हुए, ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो काम कर रहा है और मैं भी सेम काम कर रहा हूँ तो हम दोनों की सैलरी एक होनी चाहिए, फेयर रिटर्न्स। बेसिकली मैंने 8 घंटे काम किया तो आप मुझे 8 घंटे के हिसाब से सैलरी दीजिए ना, 7 आवर्स के हिसाब से क्यों दे रहे हैं। तो बेसिकली वही है कि फेयर रिटर्न्स मिलने चाहिए।
फिर सेकंड है रीजनेबल वर्किंग कंडीशंस। तो वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे कि कोई एक बहुत अच्छा ऑफिस है, बाहर से दिखने में अच्छा है लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं है, सो वैसा नहीं होना चाहिए। बाहर से जैसा दिख रहा है वैसा ही अंदर से भी होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं वुड। बेसिकली हाँ, अब टेबल्स चेयर्स हम जैसे कि उस पे बैठ के काम करेंगे, अब वही अगर अच्छी नहीं होंगी तो हम कैसे मतलब काम कर पाएंगे, काम करने की इच्छा ही नहीं होगी हमें। बेसिकली एक अच्छा सा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना, क्लीन हाइजीनिक एनवायरनमेंट होना, अच्छे से मतलब अगर बाहर कहीं बिजनेस एस्टेब्लिश है तो उसके हिसाब से टेम्परेचर रहना, अगर एसी की जरूरत है तो एसी लगाना, कुछ भी मतलब फेयर रीजनेबल वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, अच्छे से काम कर सके वैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। फिर है कंटिन्यूटी इन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देते रहनी चाहिए जब भी आपको ऐसा हो कि हाँ, ये फील्ड में हम नए नए लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं और नई नई जॉब्स दे सकते हैं लोगों को, तो हम ऐसा कर सकते हैं। कंटिन्यूटी इन द एम्प्लॉयमेंट। फिर आते हैं मेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो एक मिनट, मैं जरा स्क्रीन दूसरी शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? दिख हाँ रही दिख है। रही पर ओके। दीदी यार इतना बड़ा है, थोड़ा लेंदी लग रहा है, कुछ हाँ, बोर ये मारने लग एक्चुअली रहा है। लेंदी है, मतलब ये बिजनेस का ये जो बेसिकली यूनिट एकदम वन है शॉर्ट वो शॉर्ट बहुत में बता लेंदी है। दो यार ना, एकदम शॉर्ट बता दो अब एकदम। हाँ ठीक है, बेसिकली इसमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। हेनरी फेयोल जो फादर इतनी ऑफ मॉडर्न एनर्जी बर्बाद मत करो फालतू। जैसे कि थोड़ा थोड़ा दिया है ना, वो साइंटिस्ट से दिया है तो इसके हिसाब से क्या है वो बस बता दो कि हाँ बस, हाँ प्रिंसिपल ठीक ऑफ है हूँ। ठीक है। मैनेजमेंट क्या है। मानसी उनको जैसा पढ़ाना है वैसा पढ़ाने दो ना। अब बहुत बोर लग रहा है दीदी मेरे को सो तुम जाऊंगी म्यूट मैं। करके नहीं, मैं बैठ समझ सकता हूँ, एक्चुअली है मतलब ये थोड़ा बोरिंग मुझे अरे भी लग है रहा है ना बोर, लेकिन दीदी क्या है जो दिमाग में घुसता ही नहीं है। मैं नहीं, यहाँ पे हर कोई बोर होगा, फिर मेरी बात नहीं कर रही हूँ, सबकी बात कर रही यार थोड़ा सहन कर लो यार, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, मुझे तो कोई हूँ। प्रॉब्लम नहीं है। हूँ। ओके सो हाँ, गाइज एक सेकंड से मैं जरा दरवाजा बंद करके आता हूँ, जस्ट एक मिनट एक। ओके गाइस, सो हेनरी फेयोल द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी, उन्होंने एक नया परसेप्शन दिया था ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ही इंट्रोड्यूस्ड अ जनरल थियरी दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली ऐसा नहीं है कि उसके प्रिंसिपल्स अपर लेवल मैनेजमेंट मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल या लोअर लेवल, किसी एक मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ये तीनों लेवल्स के लिए है। हाँ, ये जो जितने भी प्रिंसिपल्स है वो पूरे कंपनी को भी अगर आप फॉलो करेंगे ना तो ये अच्छा ही होगा उनके लिए। ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल आप ये कंपनी फॉलो नहीं करेगी या फिर ये मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेगा तो चलेगा, ऐसा नहीं। ये हर कोई फॉलो कर सकता है, उसने ये प्रिंसिपल्स ऐसे ही सोच के बनाए हैं। सो बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स है। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। तो जिसको मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मार्केटिंग, अगर मुझे मार्केटिंग आता है लेकिन मुझे सेल्स का काम दे दिया तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क अच्छे से होना चाहिए। तो अगर मुझे जो काम आता है मुझे वही काम देना चाहिए। तो हेनरी बिलीव दैट सेग्रीगेटिंग वर्क इन द वर्क प्लेस अमॉन्ग्स द वर्कर्स विल एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मुझे जो काम आता है मुझे वही काम दिया जाएगा तो मैं वो अच्छे से कर पाऊंगा। बेसिकली ये ऐसा है कि हाँ, जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो ठेंगा बाजे, मतलब वो जो कहावत है हिंदी में। तो ये वैसा ही है, अगर मार्केटिंग वाला सेल्स का काम करेगा, सेल्स वाला बंदा मार्केटिंग का काम करेगा तो कैसे चलेगा, मतलब कंपनी चल ही नहीं पाएगी क्योंकि उसका वो काम ही नहीं है, वो चीज जानता ही नहीं है, उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है ही नहीं। तो जिस चीज में उसकी स्पेशलाइजेशन है आप उसको वो काम दोगे तो वो काम अच्छे से हो पाएगा। सो ये फर्स्ट प्रिंसिपल था। सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दो मेन की एस्पेक्ट्स है ऑफ द मैनेजमेंट। अथॉरिटी फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट टू वर्क एफिशिएंटली। अथॉरिटी ये मेक श्योर करती है कि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर सके। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन अंडर दैट गाइडेंस और लीडरशिप। और रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली उनको रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि हम उनके गाइडेंस उनके लीडरशिप के अंदर काम कर सके। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। ऐसा नहीं कि अथॉरिटी को जो भी काम देंगे वो रिस्पॉन्स मतलब वो छोटे लोग मतलब उनके जूनियर्स को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, दोनों हैंड इन हैंड जाने चाहिए। फिर तीसरा है डिसिप्लिन। तो बेसिकली कन्फ्लिक्ट्स कम से कम होना, दूसरों को मौका देना, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। अगर अब जैसे कि देख लीजिए, अगर विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड। अब जैसे कि कोई शरारती बच्चा है क्लास में
तो वो शरारती करेगा तो दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब होगा, तो दूसरे बच्चे अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो वैसा ही है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। डिसिप्लिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से इफेक्टिवली और स्मूथली काम नहीं कर पाएगा। Employees' good behavior also helps them smoothly build and progress in their professional careers. तो अगर वो गुड बिहेवियर अच्छे से बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो उनको भी फायदा करेगा, कंपनी को भी फायदा करेगा। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड। सो बेसिकली इसमें दिस मीन्स एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस फॉलो हिज कमांड्स। अब जैसे कि कोई मैं एम्प्लॉय हूँ और मेरे 3 से 4 बॉसेस है, और 3 से 4 बॉसेस ने मुझे एक साथ दो काम दे दिए, दो दो काम दे दिए, तो अब मैं किसका काम करूंगा? क्योंकि सभी मेरे बॉस है, मैं किसी को मना तो नहीं कर सकता। और मैंने अगर किसी एक बॉस का काम पहले किया तो दूसरा बॉस बुरा मान सकता है कि मैं इसका बॉस हूँ तो ये मेरा काम क्यों नहीं कर रहा, उसका काम क्यों कर रहा है, मैं उसका सुपीरियर हूँ। मतलब बोलते हैं ना, ईगो बीच में आ सकता है कभी कभार बॉसेस का, कि यार ये तो मेरा काम नहीं कर रहा, इसको निकाल दो बोल के, मतलब भड़ास मुझ पे निकाल देंगे, जबकि मेरी कोई गलती है ही नहीं, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मुझे अथॉरिटीज ने कहा है। सो बेसिकली इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड रहना चाहिए। मतलब बॉसेस एक ही होना चाहिए, एक एम्प्लॉय का एक बॉस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 से 3 बॉस हो। और एक वक्त पे एक ही ऑर्डर लेना चाहिए एक एम्प्लॉय को दूसरे बॉस से। तो एक एक काम अच्छे से हो पाएगा, या फिर 2 से 3 काम। बेसिकली इसमें ऐसा है कि एक शेर 3 से 4 हिरन के पीछे भागेगा तो शिकार पकड़ पाएगा, या फिर किसी एक शिकार को टारगेट बनाएगा और उसे पकड़ेगा। तो ये वैसा है, एक को पकड़ेगा, एक का काम खत्म होगा, तो वैसे ही। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड रहनी चाहिए, एक ही काम एक वक्त पे। और फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि एक डायरेक्शन फिक्स की जाती है कि हाँ पहले हम ये गोल अचीव करेंगे, फिर दूसरा गोल अचीव करेंगे। एक पूरा वे बनाया जाता है कि हाँ ये इंडी मतलब जैसे बोल सकते हैं कि पहले हम कंपनी एस्टेब्लिश करेंगे, फिर धीरे धीरे कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये सब स्टेप्स होते हैं। तो कंपनी के स्टेप्स डायरेक्शन में एक यूनिटी होनी चाहिए उस डायरेक्शन में। मतलब कोई एम्प्लॉय ऐसा सोच रहा है कि नहीं पहले मैं ये काम करूंगा फिर वो काम करूंगा, नहीं वैसा नहीं करना। एक साथ सब एक ही काम करेंगे। whoever is engaged in the same activity should have a unified goal। एक सेम गोल होना चाहिए, वरना अगर डिफरेंट गोल्स होंगे तो कोई अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगा, सब एक दूसरे की हेल्प नहीं ले पाएंगे, एक दूसरे की हेल्प कर नहीं पाएंगे, डायरेक्शन टूट जाएगी। सो सभी को एक ही डायरेक्शन में यूनिटी में आगे लेके जाना, ये एक प्रिंसिपल है। फिर है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये टू जनरल इंटरेस्ट आप ऐड करना चाहे तो कर दीजिए। सो इसमें है ऐसा है कि मैं अगर अपने बारे में ही सोच रहा हूँ, तो ऐसा करने से पहले आप कंपनी के बारे में सोचो। अगर आप कंपनी के बारे में अच्छा सोचोगे तो कंपनी भी आपके बारे में अच्छा सोचेगी। हाँ ये बंदा है या ये बंदी है जो कंपनी को अच्छे से प्रॉफिट्स दिलाती है, कंपनी को अच्छे अच्छे आइडियाज देती है, हमेशा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज है। तो यू सी ऐसे जनरल इंटरेस्ट बेसिकली आना सभी कंपनीज में। अब जैसे कि मेरा एक गोल है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, कंपनी का भी वही गोल है, लेकिन कंपनी अलग पर्सपेक्टिव से देखती। पैसा तो कमाना ही है लेकिन प्रोडक्शन भी अच्छा करना है, सारा सेल्स अच्छा होना चाहिए, मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। सो इसमें अगर अपना खुद का इंटरेस्ट देखेंगे तो इसमें हमारा भी नुकसान हो सकता है कि हम अपना काम करके निकल लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक बुरी इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो बेसिकली अगर हमारा कोई ऐसा इंटेंशन है कि हाँ यार ये मेरी एक छोटी सी इच्छा है, अगर ये पूरी हो जाए, इंटरेस्ट बेसिकली इंटरेस्ट कोई छोटी सी इच्छा, तो अगर ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए तो अच्छा है। उससे अच्छा कि आप कंपनी की इच्छाएं पूरी करो ना, तो आपकी इच्छाएं भी इनडायरेक्टली आ ही जाएंगी उसमें। अब आप चाहते हो कि मेरी सैलरी बढ़े, तो अगर आप कंपनी के प्रोग्रेशन में काम करोगे, कंपनी के मतलब अच्छे कंपनी के लिए अच्छे से काम करोगे, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका प्रमोशन होगा, तो उसमें बेसिकली आपका भी फायदा आ गया। अगर आप उसका फायदा करेंगे तो आपका भी इनडायरेक्टली फायदा हो जाएगा। तो इसमें ऐसा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट छोड़ के कंपनी के इंटरेस्ट पे ध्यान देना। फिर है रेम्यूनरेशन। तो बेसिकली ये वैसा ही है जो वो फेयर वेजेस देना। अब मैंने 8 घंटे काम किया तो मुझे 8 घंटे के हिसाब से देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कम घंटे का काम करूंगा तो मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी, या फिर मैं बहुत घंटे काम करूंगा या तो मुझे कम सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं, फेयर रेम्यूनरेशन रहना चाहिए। क्योंकि क्या है बेसिकली लोग मोस्टली मतलब कंपनीज में देखा जाए तो पैसों के लिए काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सब तो बात की बात है, बेसिकली पैसा तो पहले तो पैसे ही कमाने हैं। सो रेम्यूनरेशन में ऐसा ही है।
फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए। और अगर कंपनी ये वादा करे एम्प्लॉय से कि हाँ अगर आप हमारा फायदा करके दोगे तो हम आपका भी फायदा करके देंगे, हम आपको प्रमोशन देंगे, नई नई पोस्ट देंगे, सैलरीज और अलाउंसेस देंगे, बोनसेस देंगे, तो ये सब भी होना चाहिए। दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द वर्कर्स। तो ये बेसिकली वर्कर्स को मोटिवेट करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि हाँ अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो कंपनी मेरी सैलरी बढ़ाएगी। तो वैसे ही फेयर रेम्यूनरेशन, और फेयर रेम्यूनरेशन भी होना चाहिए कि हाँ मतलब अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो अच्छे पैसे मिलने चाहिए वैसा। फिर है सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन या फिर कह लीजिए डिसेंट्रलाइजेशन। इन एनी कंपनी द मैनेजमेंट और एनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी neutral. However, this depends on the size of an organization. Henry Fayol stressed on the point that there should be balance between the hierarchy and the division of powers. अब ऐसा नहीं है कि मैं बॉस हूं तो मैं जो चाहूं मैं वो करूंगा, एम्प्लॉयज को वो मानना ही पड़ेगा वरना फिर मैं उन्हें फायर कर दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि अगर मैं बॉस हूं तो मैं अपने पावर्स का नाजायज फायदा ना उठाऊं, मैं हर एक का पर्सपेक्टिव जानूं, हर एक के पर्सपेक्टिव से ध्यान दूं और अच्छे से सब मीटिंग करूं और सबका इंटरेस्ट देखूं। ऐसा नहीं कि मैं बॉस हूं तो मैं जो करूंगा मैं सही करूंगा, ईगो नहीं आना चाहिए बीच बीच में बेसिकली, और पावर्स का मिसयूज नहीं होना चाहिए इसमें। बैलेंस बना के रखना चाहिए हायरार्की और डिवीजन ऑफ पावर्स में, मतलब हर एक को मतलब इक्वल पावर भी देना चाहिए। सीईओ है, जैसे अब सीईओ बोलेगा कि चलो हमें 100 करोड़ का प्रोडक्शन करना है, लेकिन 100 करोड़ करने के लिए आप क्या करोगे, डिवीजन ऑफ पावर भी तो चाहिए। अगर आप बोल दो कि 100 करोड़ कुछ भी करो, मतलब आप 12 13 15 घंटे काम करो तो भी 100 करोड़ तो आना ही चाहिए वरना आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि एम्प्लॉयज को भी ध्यान रख के सारी चीजें बेसिकली ध्यान में रख के आपको कंपनी चलानी है। ये कहता है सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, इसमें ऐसा है। फिर है स्कालर चेन। Fayol on this principle highlights that the hierarchy steps should be from the top to lowest. तो बेसिकली पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट आती है, फिर मिडिल लेवल और फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट आती है। सो दिस इज नेसेसरी सो दैट एवरी एम्प्लॉय नोज who their immediate senior is, and they should also able to contact them if needed. तो बेसिकली एम्प्लॉयज को समझ में आना चाहिए कि हाँ ये मेरे बॉस है और ये मेरे बॉस के बॉस है वगैरह, ऐसे टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक। लोअर लेवल से टॉप लेवल नहीं हो सकता है क्योंकि एम्प्लॉयज बॉस के बॉस नहीं हो सकते। सो बेसिकली बॉस, मैनेजर और फिर एम्प्लॉयज और वर्कर्स, ऐसा होना चाहिए टॉप से लोअर लेवल तक। ये स्कालर चेन है। फिर है ऑर्डर। सो बेसिकली ऑर्डर ऐसा ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी में अच्छे से एक ऑर्डर होना चाहिए। देयर शुड बी ईच एंड एवरीथिंग, ऐसा बोल सकते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी एट द राइट प्लेस एंड ऑल द थिंग्स शुड बी, नहीं नहीं हाँ क्या था, हाँ ईच एंड एवरीथिंग शुड बी एट इट्स राइट प्लेस एंड देयर शुड बी अ राइट प्लेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हर एक चीज उनकी सही जगह पे होनी चाहिए और हर एक चीज के लिए एक सही जगह होनी चाहिए। so basically there should be a right place for each and everything should be in the right place। ऑर्डर में यही आता है। a company should maintain a well defined work order to have a favorable work culture। तो बेसिकली एक वेल डिफाइंड एक रूटीन जैसा होना चाहिए कि हाँ इतने घंटे काम करना, इतने घंटे का ब्रेक ले सकते हैं आप, इतने घंटे मतलब इतने घंटे की इतनी सैलरी होती है, ऑर्डर मेंटेन करके रखना, वो ऑर्डर को ब्रेक नहीं करने का, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखने का, बूस्ट जैसे कि प्रोडक्टिविटी को एक अच्छा बूस्ट मिल सके। सो सारी चीजें ऑर्डर में होनी चाहिए। फिर है इक्विटी। सो हाँ इसमें भी वैसा ही है कि हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले और रिस्पेक्ट भी मिले। इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर दैट नो एम्प्लॉयज शुड फेस डिस्क्रिमिनेशन। अब जैसे कि कोई भी मैनेजमेंट है या फिर कोई भी कंपनी है, कोई भी एम्प्लॉय को जब वो मतलब एम्प्लॉयमेंट देगी, जब वो उनको असाइन करेगी अपनी कंपनी में, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, ये सारी चीजें को ध्यान में ना रखते हुए उसको जॉब देनी चाहिए। अगर वो बंदा या बंदी जो भी है, अगर वो काबिल है, कैपेबल है, उसमें एबिलिटीज है, स्किल्स है, तो उसे नौकरी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये काला है और मैं गोरा हूं तो मैं तो सिर्फ गोरों को ही दूंगा, मैं कालों को नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। कलर डिस्क्रिमिनेशन, बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल से। हर एक को इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फिर है स्टेबिलिटी। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, एनी एम्प्लॉय डिलीवर्स द बेस्ट इफ दे फील सिक्योर इन देयर जॉब। अगर एक एम्प्लॉय को ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है,
तो अगर मैं इतने साल काम करूंगा तो मुझे अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। अब अगर मुझे पहले से ही पता है कि हाँ यार मैं कितना भी काम कर लूँ, कितनी भी मेहनत कर लूँ, ये लोग आखिर में मुझे रखने तो वाले नहीं है, तो फिर मैं इतनी मेहनत करके करूंगा क्या? मेरी जॉब स्टेबिलिटी तो है ही नहीं मेरे पास, तो वो कंपनी में उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली इसमें ऐसा ही है कि स्टेबल रहना, और कंपनी हो सके तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर ना करे, उनका उनकी एबिलिटी देखे, उनका टैलेंट देखे, उनकी कैपेसिटी देखे, और फिर उन्हें काम पे रखे। उन्हें काम पे रखे, अगर क्योंकि अगर बार बार अगर ऐसे एम्प्लॉयज को अगर हम फायर करते रहेंगे तो इससे कंपनी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, और कंपनी की एक खराब इमेज मार्केट में आएगी कि ये कंपनी तो देखती ही नहीं है कोई एम्प्लॉय की ताकत, कोई उनकी स्ट्रेंथ्स देखती ही नहीं है, सिर्फ उनको तो काम करवा के उनका मतलब निकाल के फायदा लेके उनको फायर कर देती है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी रहनी चाहिए हर एक एम्प्लॉय की। फिर है इनिशिएटिव। तो बेसिकली जैसे कि हम कह सकते हैं इनिशिएटिव में, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप लोगों ने गब्बर इज बैक मूवी देखी होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोगों ने देखी है उसमें गब्बर इज बताया गया बैक? था ब्लैक मनी के बारे में बताया गया था गब्बर इज बैक में, है हाँ ना? ब्लैक मनी तो वही है, लेकिन उसमें बेसिकली जो सुनील ग्रोवर का जो रोल था ना, साबू ना। साबू या जो भी है, मतलब उसका नाम सुनील ग्रोवर का, तो उसको उसके सीनियर्स ने एंकरेज नहीं किया कि हाँ भैया तू भी इनिशिएटिव ले, तू भी अपना काम कर, तू भी हमारी मदद कर, तू ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक हिस्सा है, तू भी काम कर। लेकिन उसके सीनियर्स तो उल्टा उसको बोलते थे चुप रहे, तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू तो बड़ा महात्मा बना फिरता है, तेरे को कुछ कुछ भी नहीं आता, और मतलब उसको डिस्क्रिमिनेट करते थे कि भाई तू तो छोटा है, तू कुछ भी नहीं कर सकता, हम तेरे सीनियर्स है, तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी, वो समोसा विद एक्स्ट्रा चटनी वगैरह, मतलब वैसा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय को ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा, मतलब मैनेजर को हर एक एम्प्लॉय को ऐसा बताना चाहिए कि हाँ तुम भी इक्वल हो इस कंपनी में, तुम्हारा इनिशिएटिव, तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा आइडिया भी मैटर करता है इस कंपनी के लिए। सो इनिशिएटिव बेसिकली लेने के लिए मोटिवेट करना, the management should support and encourage the employees to take initiatives in an organization. It will help them to increase their interest and make them worth। मतलब हाँ मैं भी कुछ मेरा भी कुछ काम है इस ऑर्गेनाइजेशन में, वरना वो तो ऐसा ही सोचेगा कि मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं, मतलब मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है इस कंपनी में, तो फिर मैं यहाँ काम करके क्या करूंगा? तो बेसिकली यही यही बात है, उसको वर्थ इट फील कराना, इनिशिएटिव लेना, तू इनिशिएटिव ले, तेरा आइडिया दे, तू सोच, सजेशन दे, ऐसा। फिर है एस्पिरिट डी कॉप्स। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज एंड बी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर रेगुलरली। तो बेसिकली एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ये काम है कि अगर एम्प्लॉयज कभी कभार थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं काम के चलते, उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो उनको मोटिवेट करता रहना कि हाँ कोई बात नहीं, करेंगे, धीरे धीरे होगा लेकिन करेंगे, मोटिवेट करना, उनको सपोर्ट करना है रेगुलरली कि हाँ यार अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास आना, मैं हम लोग उसे सॉल्व करने का पूरा पूरा ट्राई करेंगे। बेसिकली डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विल लीड टू अ पॉजिटिव आउटकम इन वर्क एनवायरनमेंट। अगर कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉय को बोलेगा कि यार अगर तेरे प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो तू मेरे पास आ, मेरे से बात कर, तो हम लोग वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर ऐसे मतलब ऐसे दिलासा दिलाएगा ना मैनेजर या मैनेजमेंट जो भी है एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज को भी लगेगा कि हाँ ये लोग मेरी परवाह करते हैं, तो अब मुझे भी उनको कुछ देना है रिटर्न में, मतलब इतना कुछ कंपनी मेरे लिए करती है तो मुझे भी कंपनी को रिटर्न में कुछ देना चाहिए। सो इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट डेवलपमेंट होगा, और इससे एक पॉजिटिव आउटकम आएगा, और एक वर्क एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी रहेगी और पीस रहेगा, पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा। सो ये है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जी जी मुझे सुनाई नहीं पूरा दिया, सॉरी। चैप्टर हो गया है क्या कि बचा है? नहीं नहीं है, अभी थोड़ा बहुत तो है मेरे ख्याल से। हाँ ये नेचर हो गया है, ओके। ये वाला हो गया, ये मैनेजमेंट वाला, ये वाला, हाँ हाँ ये लेवल्स ऑफ, इसने लिया ना, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। हाँ हो गया ये वाला, हो गया अपना लेवल्स आर्ट ऑफ पता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। ये वाला हो गया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई थिंक हुआ है ये हो गया हाँ। शॉर्ट में, बता दूं क्या फटफट है एक बार शॉर्ट में? देखो नहीं टॉप हुआ लेवल है लेकिन मैनेजमेंट एक शॉर्ट में बता दी थी ना, एक बार मैंने बता दूं कि शॉर्ट में फटफट इतना बिना पढ़े बता दूंगी, मैं पता है तीनों। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्या आप बता रहे हो? बता दूं मैं शॉर्ट में, जल्दी जल्दी बोलो यार विश्वा भैया। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल विश्वा लेवल आप मैंने ये नहीं एक्सप्लेन किया इसलिए, मैंने सिर्फ टॉप लेवल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट में तक किया रहता था। है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर, तीन प्रकार के मैनेजमेंट रहते हैं।
एग्जाम्पल में एग्जाम्पल से समझा दूंगी दीदी। देखो एग्जाम्पल जैसे कि अंबानी रहता है, अंबानी जो मेन ओनर है, फिर उसके बाद ये 3 लेवल के मैनेजमेंट रहते हैं, फिर मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर मैनेजर, ये तीनों क्या करते हैं, कोई भी आइडिया रहता है सबसे पहले लोअर लेबर मैनेजमेंट जो रहता है उसको मतलब ये करता है कि कैसे करना है, कैसे वो, देखो मिडिल जो है सुपरवाइज करता है, फिर लोअर जो लोअर के पास लोअर जो है मतलब सबसे नीचे का रहता है, वो ये बताता है कि मतलब लेबर वगैरह जो हो गए अपने, ये लोअर में लेवल में आ जाते हैं, फिर मिडिल, मिडिल का जो है मतलब सुपरवाइज वगैरह करता है, फिर आइडिया वगैरह जो रहते हैं वो पूरे शेयर करके ये दोनों जो है लोअर में लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये दोनों मिलके किसके पास जाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर फाइनली डिसीजन जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है, एक एग्जाम्पल हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट का एमडी। फिर ये तीनों मतलब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये जाता है मुकेश अंबानी के पास कि ये जियो का प्लेन मानसी है, मानसी इसके मीटिंग एंड होने वाली है, टाइम कम है, फ्री टाइम कम है, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी, जस्ट तो लेस देन यही अ होता है मिनट। तीनों टॉप लेवल मैनेजमेंट बस।